नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बायोलॉजिकल मास्टरपीस को डिकोड करने जा रहे हैं जिसके बारे में बात तो बहुत होती है, लेकिन सही जानकारी कम ही लोगों को होती है। हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष प्रजनन प्रणाली की। हम समझेंगे कि इसकी मैकेनिक्स कैसे काम करती है, उम्र बढ़ने के साथ इसमें क्या बदलाव आते हैं और हेल्थ से जुड़ी वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इसे 4 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि पर खास फोकस, उसके बाद उम्र बढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया और अंत में मेल इनफर्टिलिटी के कारणों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बेसिक्स। देखते हैं कि वो कौन से फाउंडेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाते हैं। अब इस एनाटॉमी लेआउट को देखिए। बाहर से शायद ये आपको जटिल लगे, लेकिन असल में ये पूरा सिस्टम किसी हाईटेक वेल कोऑर्डिनेटेड मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी नेटवर्क की तरह काम करता है। इसमें मुख्य रूप से टेस्टीज, डक्ट्स यानी नलिकाओं का एक पूरा नेटवर्क, कुछ सपोर्टिंग ग्रंथियां और पेनिस शामिल होते हैं। ये सारे पार्ट्स बिल्कुल एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके और सही समय पर उसकी डिलीवरी हो। इस पूरे सिस्टम के आउटपुट को ठीक से समझने के लिए हमें पहले सीमन यानी वीर्य को समझना होगा। देखिए, सीमन सिर्फ स्पर्म नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फ्लूइड है। इसमें स्पर्मेटोजोआ तो होता ही है, साथ ही सेमिनल प्लाज्मा भी होता है। आसान भाषा में कहें तो ये फ्लूइड उन मेल गैमेट्स के लिए एक प्रोटेक्टिव गाड़ी की तरह काम करता है, जो उन्हें सुरक्षित रखता है और उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। अब स्पर्म का ये सफर वाकई किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये एक मल्टी स्टेप जर्नी है। शुरुआत होती है टेस्टीज में, जहां स्पर्म बनते हैं। फिर वो एपिडिडिमिस में जाकर मैच्योर होते हैं। इसके बाद वो वैस डिफरेंस नाम की एक लंबी नलिका से गुजरते हैं। रास्ते में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि इसमें कुछ बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड मिलाते हैं और फाइनली यूरेथ्रा के जरिए इजैक्यूलेशन होता है ना कमाल का कोऑर्डिनेशन। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। क्या आप जानते हैं कि सीमेन के टोटल वॉल्यूम में स्पर्म असल में कितना होता है? सिर्फ 1%। जी हां, लिटरली सिर्फ 1%। बाकी का 99% हिस्सा तो पूरी तरह से उन सपोर्टिंग ग्लैंड से आने वाला फ्लूइड है, जिसका एक लौकिक काम स्पर्म को नरिश करना और इसे बचाकर रखना है। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 2, प्रोस्टेट पर एक नजर। ये इस पूरे नेटवर्क का एक बहुत ही क्रिटिकल और सच कहूं तो अक्सर परेशानी पैदा करने वाला हिस्सा है। मतलब सोचिए, एक ग्रंथि जो एक नॉर्मल अखरोट या पिंग पोंग बॉल जितनी छोटी है, वो हमारी हेल्थ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। ये प्रोस्टेट पेल्विस में काफी गहराई में मौजूद होता है और हमारे यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग को पूरी तरह से रैप करके रखता है, और इसी पोजीशन की वजह से आगे चलकर कई दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये छोटा सा अखरोट आखिर काम क्या करता है? इसके 2 मेन काम हैं। पहला, ये सीमेन में कुछ बहुत ही जरूरी सर्वाइवल एंजाइम्स जैसे PSA ऐड करता है, और दूसरा, इजैकुलेशन के दौरान इसकी स्मूथ मसल्स जोर से सिकुड़ती हैं, जिससे सीमेन आगे की तरफ पुश होता है और साथ ही ये ब्लैडर को बंद कर देती हैं ताकि यूरिन का फ्लो रुक जाए। मतलब ये एक साथ 2 रास्ते कंट्रोल कर रहा है। अब क्योंकि यूरेथ्रा सीधे प्रोस्टेट के बीच से होकर गुजरता है, तो अगर प्रोस्टेट का साइज जरा सा भी बढ़ जाए तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। चाहे वो BPH नाम की एक नॉर्मल सूजन हो जो 50 की उम्र के बाद बहुत कॉमन है, या प्रोस्टेटाइटिस नाम का इन्फेक्शन हो, या फिर प्रोस्टेट कैंसर ही क्यों ना हो। ये सभी कंडीशंस यूरेथ्रा को दबाती हैं, यूरिन फ्लो को ब्लॉक करती हैं और डेली लाइफ को बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द मेल एजिंग प्रोसेस। बेसिक एनाटॉमी को समझने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि दशकों के गुजरने के साथ प्राकृतिक रूप से इस शरीर में क्या-क्या बदलता है। और यहाँ अक्सर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा जाता है, क्या पुरुषों में भी महिलाओं के मेनोपॉज जैसा कुछ होता है? क्या अचानक से उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। महिलाओं की तरह कोई अचानक शटडाउन नहीं होता। पुरुषों में ये प्रोसेस बहुत ही ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे होता है, जिसे कभी कभी हम एंड्रोपॉज यानी एंड्रोपॉज कह देते हैं। इसमें बस टेस्टिकुलर टिश्यू का मास थोड़ा कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। ये पूरी तरह से सिस्टम का बंद होना नहीं है, बल्कि बस एक नेचुरल स्लो डाउन है। इस हार्मोनल टाइमलाइन को देखिए, ये काफ़ी कुछ साफ कर देती है। टेस्टोस्टेरोन में गिरावट भले ही आपके 30 या 40 के दशक में शुरू हो जाती है, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा या ड्रास्टिक ड्रॉप
80 के दशक से पहले नहीं दिखता। इसके उलट 60 से 80 की उम्र के बीच DHT हार्मोन अक्सर बढ़ जाता है, और यही वो चीज़ है जो उम्र दराज लोगों में प्रोस्टेट को बड़ा कर देती है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 4, अंडरस्टैंडिंग मेल इनफर्टिलिटी। आइए देखते हैं कि जब ये शानदार सिस्टम समय से पहले ही ब्रेकडाउन का शिकार होता है तो क्या होता है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है कि दुनिया भर में हर 7 में से एक कपल इनफर्टिलिटी का सामना कर रहा है। और पता है, इनमें से लगभग आधे मामलों में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही सेंटर पॉइंट होता है। तो ये सोचना कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल से जुड़ी है, बिल्कुल गलत है। अब इसके पीछे के कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी ये स्ट्रक्चरल होता है, जैसे नसों का सूजना, जिसे वेरिकोसेल कहते हैं। कभी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हार्मोनल इश्यूज होते हैं, या फिर कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं। और हाँ, हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स को नहीं भूलना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी, स्मोकिंग या पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर भी आपके स्पर्म प्रोडक्शन पर सीधा और बहुत बुरा असर डाल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मेडिकल साइंस के पास इसका बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन मौजूद है। शुरुआत होती है एक सिंपल सीमेन एनालिसिस से, जहां स्पर्म काउंट और उसकी मूवमेंट चेक होती है। फिर जरूरत के हिसाब से हार्मोन्स को ठीक करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। स्ट्रक्चरल ब्लॉक को हटाने के लिए सर्जरी हो सकती है, या फिर IVF और ICSI जैसी एडवांस टेक्निक्स का सहारा लिया जा सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले इस बात पर गौर कीजिए, उम्र या प्रोस्टेट की कंडीशन ये तय नहीं करती कि कोई पुरुष पिता बन सकता है या नहीं। उम्रदराज पुरुष भी सफलतापूर्वक पिता बनते हैं। माना कि सिस्टम उम्र के साथ थोड़ा धीमा पड़ता है और इसे मेंटेनेंस की जरूरत होती है, लेकिन इसकी काम करने की ताकत जिंदगी में बहुत आगे तक बनी रहती है। ये बायोलॉजिकल रेजिलियंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अंत में आपके लिए एक सवाल, क्या फ्यूचर में हम मेडिकल एडवांसमेंट्स के जरिए उम्र बढ़ने के इन नेचुरल बैरियर्स को पूरी तरह से बाईपास कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं?